Hello everyone, welcome back. So here we are with another video. Today we'll be analyzing and discussing the syllabus and previous questions of weed science. Now let me remind you, this is one of the most neglected topic in the during the preparation. See, because it does not carry much weightage, people tend to neglect it. Okay, and इसका syllabus भी ना बहुत छोटा सा दिया हुआ है. So what they have mentioned about the weed science in the syllabus does not cover everything. Okay, तो syllabus तक ही अगर तुम देखोगे सिर्फ chemical control उन्होंने बताया, एक word use किया है chemical control. Okay, biological, cultural, physical and chemical control. But उस chemical control में ही herbicides के बहुत सारे aspects आ जाते हैं. Okay, so herbicide selectivity, herbicide resistance, वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते समय स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसका वेटेज भी बहुत कम आता है. कई साल तो आता ही नहीं इसमें से क्वेश्चन, बट कई बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. सो वीड साइंस को नेग्लेक्ट मत करो, बहुत छोटा सा सिलेबस है. ओके, मुश्किल से तुमको 10 या 12 क्वेश्चन होंगे. ओके, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार. सो इसको नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आने का चांस है. एटलीस्ट 20 मार्क्स तुमको इस सब्जेक्ट में से आएगा. नाउ आज के वीडियो में, ओके, सो इन टुडेस वीडियो अलोंग विद वीड साइंस, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल सिलेबस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द डिफरेंसेस. ओके, बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2, द क्वेश्चंस वेयर दे आस्क द डिफरेंस. ओके, इन बोथ पेपर 1 पेपर 2 हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्या क्या प्रीवियसली पूछे हैं वो आज मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर. आप लोग ताकि प्रिपेयर कर सको डिफरेंसेस पूरे एक जगह पर. इंटरनेट पे बैठो 2 दिन, सारे डिफरेंसेस बना लो उनके. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ सिलेबस. ओके, सो अगर आप सिलेबस देखते हो तो बहुत छोटा सा मेंशन किया है, बहुत कम पार्ट मेंशन किया है एक्चुअली सिलेबस में. सो वीड्स, their characteristics. Okay, what definition of weed and what are the characteristics of weed, कि उनमें dormancy होता है, ये वो. Okay, they produce lots of seeds. Okay, so weeds and their characteristics. Dissemination and association with various crops. Now dissemination में तो perpetuation of weeds कैसे होता है. Okay, dispersal mechanism क्या है weeds का. एसोसिएशन विद वेरियस क्रॉप्स में आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, राइस में वीड कंट्रोल बताओ कैसे करते हो. Okay, what are the different herbicides which are used, and cultural या physical method, क्या weed critical period क्या है राइस में, और राइस में या वीट में या फिर कोई मेज में आप कैसे कंट्रोल करोगे वीड्स को. ऐसे स्पेसिफिकली पूछ सकता है, रेयर है लेकिन पूछने का चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा. सो जब बताया कि एसोसिएशन विद अदर क्रॉप्स, तो इसमें क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन वो वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है. दे कैन स्पेसिफिकली आस्क यू अबाउट वीड कंट्रोल इन ए सिंगल क्रॉप, या 2 क्रॉप्स को दे देंगे, बोलेंगे उनका कंट्रोल बताओ, वीड का कंट्रोल उन क्रॉप्स में. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड्स, कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. तो ये सिलेबस है, बहुत छोटा सा दिया हुआ, लेकिन इस केमिकल कंट्रोल में ही बहुत कुछ आ जाता है. ओके, एक बार फॉरेस्ट सर्विस में, मैं तो आज यूपीएससी का ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फॉरेस्ट सर्विस में एक बार केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ लिया था, दैट इज बियॉन्ड सिलेबस के बाहर ही है, वो मास्टर्स लेवल में बताते हैं. यूजी लेवल में तो उसको डिस्कस किया नहीं जाता कि कितने तुम्हारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ओके, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है विद एग्जाम्पल्स, वो तो टोटली आउट ऑफ था, लेकिन कभी कभी ऐसे शॉक दे सकता है. तो इस सिलेबस में जो मेंशन किया है, सर हम तो बस इतना ही पढ़ के जाएंगे बोलने से, ये भी थोड़ा सा मिसलीडिंग है. छोटा सा दिया हुआ है लेकिन इसमें बहुत कुछ पूछने का स्कोप है. राइट, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ वीड साइंस. फॉरेस्ट सर्विस और यूपीएससी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है. यूपीएससी मेंस का भी और फॉरेस्ट सर्विस में एग्रीकल्चर ऑप्शन का सेम ही सिलेबस दिया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. ओके, सो रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, अगर मार्क्स का अगर देखते हो तो सो 2019 में 20 मार्क्स का पूछा गया, 2 क्वेश्चन आए थे. 2018 में 30 मार्क्स, 2017 में 30 मार्क्स, 2016 में फिर से 20 मार्क्स, 15 में 45, 14 में 40. सो आप देख रहे हो कि पहले ज्यादा पूछता था लेकिन अभी वेटेज कम हो गया है. 40 ऐसे पूछता था, अभी 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, अगर तुम लकी हो तो 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस छोटा है, यू कैन कवर मैक्सिमम मार्क्स.
सो 2010 में तो कुछ आया ही नहीं था, 2011 में 25 मार्क्स, 2012 में 27 मार्क्स, 15 मार्क्स का एक और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, राइट। सो ओवरऑल अगर तुम देखते हो तो वेटेज 2 क्वेश्चंस, ओके, 20 या फिर मैक्सिमम 30 मार्क्स का आएगा, लगा के चलो 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 भी आ सकते हैं, ओके। सो 20 to 30 मार्क्स का वेटेज है, 2 क्वेश्चन लगा के चलो ऑन एन एवरेज आने का चांस है, राइट। सो दिस इज द मार्क्स अलॉटमेंट फॉर वीट साइंस इन यूपीएससी मेंस। सो लेट अस लुक एट प्रीवियस क्वेश्चंस। एक बार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है, सिलेबस छोटा है इसलिए मैंने फिर से उसको क्लासिफाई नहीं किया, ओके, मैंने एक साथ ही सबको लगा दिया। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे गए, राइट। सो जैसे बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल विथ एग्जांपल्स। सो बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल विथ एग्जांपल्स 3 बार आया है लास्ट 10 ईयर्स में, 3 बार पूछा है। नाउ व्हाइल राइटिंग दिस आंसर यू शुड रिमेंबर, अभी बहुत लोग जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या फिर उन्होंने वीड साइंस पढ़ा है तो उनको पता होगा एक टेबल सा दिया है जहां पर देर आर फ्यू इंसेक्ट्स विच कंट्रोल पर्टिकुलर वीड्स, ओके, देर आर फिश, देर आर स्नेल, देर आर इवन माइट्स विच कंट्रोल वीड्स, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो स्मूदर करके वीड को कंट्रोल करते हैं, देर आर सम फंगाई विच कैन कंट्रोल द वीड्स विच कैन कॉज डिजीज इन पर्टिकुलर वीड स्पीशीज। तो वहां पर एक 7-8 एग्जाम्पल्स होंगे। नाउ जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग, मैंने जब क्वेश्चन पेपर्स को करेक्शन करता हूं मैं, मॉक टेस्ट के उनके आते हैं जब टेस्ट सीरीज के, सो बहुत लोग बस वो वीड कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल का डेफिनेशन लिख देते हैं छोटा सा वन, दे विल जस्ट लिस्ट द एग्जाम्पल्स। बट इस क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो सिर्फ एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल से नहीं चलेगा। सी कंपैरेटिव करेक्शन होता है बहुत बार। सो जो बंदा जैसे बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल बताया है, सो स्पेसिफिक होता है, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। सो आइडियल तुम्हारा जो बायोलॉजिकल एजेंट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉस्टली होता है, स्लो है, वो पॉइंट्स भी अगर तुम ऐड करते हो ना इन एग्जांपल्स के साथ, सो थोड़ा सा 1-2 मार्क्स ज्यादा मिलने का चांस है। सो इफ यू जस्ट गिव द डेफिनेशन एंड राइट सारे, और जब एग्जांपल लिखोगे तो साइंटिफिक नेम गलत मत लिखना वरना पूरा काट देगा आपका, राइट। एंड व्हेन यू गिव 5 और 6 एग्जांपल्स तो 10 में से मैक्सिमम 5 मार्क्स देने का मन करता है, क्योंकि आपने बाकी चीजें लिखी नहीं, मैक्सिमम 6 दोगे अगर सारे के सारे 8 या 9 एग्जांपल्स दिए हैं और डेफिनेशन लिखा है तो। बट यू कैन स्कोर 7-8 मार्क्स जब तुम आइडियल जो तुम्हारा बायोलॉजिकल एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ जब लिखोगे तो 8-9 तक भी जा सकता है अगर आपके एग्जांपल, साइंटिफिक नेम सारे सही है तो। सो जब आंसर लिखोगे तो सिर्फ वो एग्जांपल्स देके मत छोड़ना, आइडियल बायोएजेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी आपको मेंशन करने से मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ओके। देन डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, तो इसमें क्या है, ये डिफरेंस लिखने से पहले अगर आप बताते हो कि सिलेक्टिविटी क्या होता है, देन यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। एक बगल वाले से 1 मार्क ज्यादा मिलेगा आपको अगर आप सिलेक्टिविटी क्या होता है बताते हो तो। डिफरेंस तो आप सीधा लेफ्ट साइड में सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव राइट साइड में शुरू कर दोगे, लेकिन अगर आप बताते हो कि सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है क्या, पहले एक छोटा सा पैराग्राफ 4 लाइन का वो बता के फिर बाद में डिफरेंस लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। Then, what is crop weed competition? Give principles of integrated weed management. Now ये 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया है। अगर आप देखते हो क्रॉप वीड कंपटीशन अकेला, सिर्फ इंडिविजुअली क्रॉप वीड कंपटीशन क्या चीज है 3 बार पूछा है। ये तो कॉम्बिनेशन है इसलिए मैंने बीच में रखा है। सिर्फ यही जो है ना क्रॉप वीड कंपटीशन, इस टॉपिक को 3 बार पूछा है। Then give principles of integrated weed management. This is a separate question. 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया है यहां पर। सो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी एग्जाम में पहले पूछा है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी? ब्रीफली डिस्कस अबाउट सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स ऑफ राइस एंड व्हीट। तो कौन से सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आप राइस एंड व्हीट में यूज करते हो, और सेलेक्टिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेलेक्टिविटी। देन सो
सिर्फ केमिकल कंट्रोल बोला है सिलेबस में, लेकिन यहां पर आपको हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देन डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन में ही एक और फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। ये तो सिर्फ यही जो है ना, व्हाट इज क्रॉप वीड कंपटीशन, डायरेक्ट उतना ही क्वेश्चन 3 बार पूछा है। अगेन क्रॉप वीड कंपटीशन में भी फैक्टर्स पूछे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन में जब प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 क्रॉप्स का क्रिटिकल पीरियड, जो मेन क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है तुम्हारा, मेज, जो मेन 4-5 क्रॉप्स है तुम्हारे, उनका क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन का जो है टाइम पीरियड वो याद रख लो, एटलीस्ट 4-5। ओके, जैसे हॉर्टिकल्चर में कभी कभी क्वेश्चन आता है मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग इंडिसेस क्या है, तो कम से कम इसका पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, हार्वेस्टिंग इंडिसेस पूछा है हॉर्टिकल्चर में, तो बोलते हैं कि 4 वेजिटेबल्स का और 4 फ्रूट्स के हार्वेस्टिंग इंडिसेस बताओ। तो एटलीस्ट जो मेजर फ्रूट्स हैं और जो मेजर वेजिटेबल्स हैं उनके हार्वेस्टिंग इंडेक्स, किस टाइम पे हार्वेस्ट करोगे, वो क्या देख के तुम हार्वेस्ट करते हो। और फ्लावर्स के भी 4 वेजिटेबल्स, 4 फ्रूट्स और 4 फ्लावर्स जो मेन है, उनके हार्वेस्टिंग इंडिसेस याद रख लो लिख के सेपरेटली। ओके, सो क्रॉप वीड कंपटीशन, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, एग्जांपल्स कम से कम 4-5 याद रख लो क्योंकि पूछ सकता है। देन मूविंग ऑन, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड ऑब्नॉक्शियस वीड्स, तो एक और डिफरेंस पूछा। सो ऑब्नॉक्शियस वीड्स मतलब दोज वीड्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, तुम इंटरनेट में मारोगे तो डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको इजीली। ओके, सो मोड ऑफ हर्बिसाइड एक्शन, सो एग्जांपल्स के साथ बताना पड़ेगा ग्रुप्स का, लाइक सम हर्बिसाइड्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, सम हर्बिसाइड्स हिल्स रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, सम हर्बिसाइड्स अफेक्ट्स एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका हर्बिसाइड का एग्जांपल और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन होता क्या है और उनके एग्जांपल्स अगर दोगे तो योर आंसर इज ओवर। बट एटलीस्ट 7-8 तुमको देने पड़ेंगे क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है। लिखो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके बाद 7-8 तुमको ग्रुप्स के नाम या फिर हर्बिसाइड के नाम अलॉन्ग विद देयर टिपिकल मोड ऑफ एक्शन तुमको बताना है। परसिस्टेंस ऑफ वीड्स, ओके, सो इसमें तुम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर सकते हो, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वीड को हार्डी बनाते हैं, ओके, व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। देन डिस्पर्सल मैकेनिज्म के पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो कि व्हाई दे कैन इजीली स्प्रेड, कैसे कैसे क्या एजेंट्स हैं, किस कारण वीड्स हार्डी हैं और उनका परसिस्टेंस ज्यादा है, व्हाई दे आर परसिस्टेंट। देन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वारंटाइन चेक ऑफ वीड सीड्स इन इंपोर्टिंग फूड ग्रेन, तो इसमें आपको क्वारंटाइन के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन क्या होता है, एंड एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। जैसे पार्थिनियम का एग्जांपल ले लो, पार्थिनियम हमारा वीट का कंसाइनमेंट के साथ पार्थिनियम इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में। सो विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स यू हैव टू राइट दिस आंसर। बिना एग्जांपल के तुम दे नहीं सकते, एग्जांपल तो तुमको देना पड़ेगा 1-2 कम से कम, कि पहले एक्सपीरियंसेस हमारे क्या रहे हैं इसके साथ, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीड्स, एब्नॉक्शियस वीड है तुम्हारा जो कांग्रेस ग्रास है, पार्थिनियम हिस्टोफोरस, सो ऐसा तुम्हारा ऑब्नॉक्शियस वीड्स इंडिया में एंटर हुआ था थ्रू वीट कंसाइनमेंट। तो तुमको क्वारंटाइन का इंपॉर्टेंस, क्वारंटाइन क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल्स व्हाई वी डू इट, ओके, स्पेशली इन केस ऑफ वीड सीड्स को हम लोग चेक करते हैं कंसाइनमेंट में, ताकि इंडिया में कोई नया वीड इंट्रोड्यूस ना हो, क्योंकि एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। Then discuss about factors affecting efficiency of herbicide. Now this is another question which has been asked multiple times, 3 बार पूछा है, और देखो मार्क्स अलॉट है 20 मार्क्स। तो इसमें क्या तुम मेनली क्या पॉइंट लोगे तुम, एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड्स, यानी कौन से स्टेज पे तुम स्प्रे करोगे, दिन में स्प्रे करोगे, रात में स्प्रे करोगे, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, लीचिंग होने का चांस क्या है, एड्सॉर्ब हो जाते हैं क्ले में, वो सारे पॉइंट्स तुमको यहां पर आ जाएंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो हर्बिसाइड एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। देन एलॉबरेट द प्रॉब्लम्स ऑफ रेसिडुअल टॉक्सिसिटी ऑफ हर्बिसाइड्स एंड इट्स मैनेजमेंट। सो हर्बिसाइड रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि रेसिड्यू मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रेसिस्टेंस आने का चांसेस है। तो सॉइल में जाने के बाद हर्बिसाइड का फेट क्या होता है, एंड हाउ विल यू मैनेज द रेसिड्यूज, हर्बिसाइड रेसिड्यूज इन द सॉइल, तो वो वाला पार्ट है। देन एक्सप्लेन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, पहले भी आ चुका है, विद सूटेबल एग्जांपल्स। मैंने बताया था कम से कम 4-5 मिनिमम याद रख लो,
तो यहाँ पर तुमको एक्सप्लेन करेगा कि करना पड़ेगा क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप विद कॉम्पिटिशन क्या होता है, और 4-5 मेजर क्रॉप्स के तुमको क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप विद कॉम्पिटिशन का टाइम बताना पड़ेगा कि किस टाइम पे वीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वही है क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप विद कॉम्पिटिशन। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस इन वीड्स, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्यों आता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हर्बिसाइड मैनेजमेंट, ओके, रेजिस्टेंस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट भी एक और टॉपिक है। यहां तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है बताया। इसके साथ ही और एक कॉम्बिनेशन में एक और टॉपिक पढ़ लो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को कैसे मैनेज करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। देन इनोवेशंस इन बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट, क्या नए मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल बोटैनिकल्स यूज कर सकते हो तुम, एग्जांपल्स ऑफ न्यू फॉर्मुलेशंस, फंगस कोई नया यूज कर रहे हो क्या, वो विथ न्यू एग्जांपल्स बोटैनिकल्स को आजकल यूज कर रहे हैं फॉर कंट्रोल ऑफ वीड मैनेजमेंट। एंड कोई नया टेक्नोलॉजी, ओके, वेयर इंसेक्ट पेस्ट, your fungus, they are being used with examples। इंडिया में क्या एग्जांपल्स हैं, बाहर की कंट्री में क्या एग्जांपल्स हैं। What are the advances in chemical weed management, कौन से नए herbicide ग्रुप्स और मोड ऑफ एक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में। करंट स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली इंडिया का सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स, यही है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, ये इनडायरेक्टली पूछा है। सो बस टर्मिनोलॉजी चेंज किया, सेम डिफरेंस है, नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स। देन सो दीज वर द क्वेश्चंस। 2019 में और एक क्वेश्चन पूछा था वीड इंडेक्स के बारे में। ओके, कैलकुलेट द वीड इंडेक्स, ऐसे टेबल, ऐसा क्वेश्चन जनरली दिखता नहीं है लेकिन शॉकिंग, तुमको शॉक दे सकता है कभी कभी, क्योंकि नॉर्मली तुम वीड मैनेजमेंट ये सब पढ़ते हो तो वीड इंडेक्स उसके बारे में इतना डेप्थ में नहीं जाते हो। ओके, जिस बंदे ने बहुत डीपली पढ़ा है वीड साइंस को या फिर मास्टर्स लेवल का एक्सपीरियंस है एग्रोनॉमी में, उनको फिर कहीं कहीं पर वीड मैनेजमेंट का अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वीड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आता है। ये थोड़ा सा डीप हो गया मेरे हिसाब से, अदरवाइज क्योंकि सिलेबस के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने ही नहीं चाहिए, बट अगेन बताया सिलेबस बहुत ही मिसलीडिंग है कुछ सब्जेक्ट्स का। सो वीड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उन्होंने कुछ डेटा दिया, वो टेबल में दिया है और बोला है कि वीड इंडेक्स कैलकुलेट करो विद द गिवन इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस। क्या समझ में आ रहा है तुमको इससे वीड इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद? सो दे हैव गिवन 4 ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट 1 जहां पर 25 ग्राम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, 25 ग्राम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज किया है सल्फोसल्फुरॉन का। ओके, ग्रेन यील्ड वहां पर आ रहा है आपका, ये नहीं है, ये तो वीड इंडेक्स मैंने कैलकुलेट करके सेपरेटली डाल दिया, वरना आपके सामने यहां पर कैलकुलेट करना पड़ता। सो सल्फोसल्फुरॉन 25 ग्राम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर एंड ग्रेन यील्ड इज 5200 kgs पर हेक्टेयर। देन सेकंड वाला ट्रीटमेंट जो आइसोप्रोटेरॉन है 750 ग्राम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, यील्ड इज ओके 5 टन्स। देन ट्रीटमेंट 3 2,4-D 500 ग्राम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, यील्ड इज 4.5 टन्स। एंड ट्रीटमेंट 4 जो है तुम्हारा, जिसको कंट्रोल भी बोल सकते हैं आप, जहां पर कोई हर्बिसाइड स्प्रे नहीं किया है, 2 हैंड वीडिंग्स वर यूज्ड टू मेंटेन कंप्लीट वीड फ्री कंडीशन। तो ये वीड फ्री कंडीशन है ट्रीटमेंट 4। ओके, और यहां पर जहां पर बिल्कुल भी वीड नहीं होगा वहां का यील्ड सबसे ज्यादा है 5500 kgs पर हेक्टेयर। अब ये डेटा देने के बाद बोला है कि इसका वीड इंडेक्स कैलकुलेट करो और क्या समझ में आ रहा है आपको, इन्फ्रेंस ड्रॉ करो। सो वीड इंडेक्स का फॉर्मूला यील्ड फ्रॉम वीड फ्री प्लॉट, यानी ये वाला वीड फ्री प्लॉट, माइनस यील्ड फ्रॉम द ट्रीटेड प्लॉट्स डिवाइडेड बाय यील्ड फ्रॉम वीड फ्री प्लॉट, जहां पर हैंड वीडिंग यूज किया है। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो वीड फ्री प्लॉट का फर्स्ट वाला अगर इसका देखोगे तो T1 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 5500 माइनस 5200 डिवाइडेड बाय 5500, ये वीड इंडेक्स। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अराउंड 5.45। ओके, देन आइसोप्रोटेरॉन का अगर तुम करोगे तो वही है
5500 minus 5000 divided by 5500, 0.9. Right. $5,500 minus 300 divided by 5,500 into 100. Then second वाले केस में 5,500 divided by 5,500 into and last वाला 900, 5,500 minus 900 divided by 5,500 into 100. शायद ये मैंने गलत किया है, ओके क्योंकि 300 डिवाइड बाय 5,500 इंटू 100, दूसरा वाला है 500 डिवाइड बाय 5,500 इंटू 100. तो इन दोनों का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए, क्योंकि 300 kg का डिफरेंस है, यहाँ पर 500 kg का डिफरेंस है. लेकिन यहाँ पे मैंने शायद से एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको, ओके मैंने शायद से गलत कर दिया यहाँ पर, एक बार चेक कर लो वैल्यू, राइट. सो व्हेन यू कैलकुलेट इट, सो वीड इंडेक्स जिस प्लॉट का सबसे कम होता है, ओके वीड इंडेक्स वैल्यू जो सबसे कम है, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. ओके ये वैल्यूज एक बार चेक करो. आई एम नॉट श्योर मैंने सही से कैलकुलेट किया, जल्दी जल्दी में कर दिया था मैंने, एक बार ये चेक करो. लेकिन फॉर्मूला यही है, ओके. सो जब वीड इंडेक्स कैलकुलेट करोगे तुम, सबसे कम वीड इंडेक्स जिसका है, नाउ सपोज एज्यूमिंग ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये सही कैलकुलेट किया कि एज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए, ओके. सो मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे. सो एज्यूम करो कि ये वैल्यू सही है. तुम एक बार कैलकुलेट करके अपने आप से चेक कर लेना ये वैल्यूज, यहां पर मैंने कुछ गलती कर दिया होगा. सो ये वैल्यूज यही फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करो, एंड जिसका सबसे कम आ रहा है वीड इंडेक्स, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ओके. सो इन सब में सबसे कम एज्यूम करो कि वैल्यूज करेक्ट है, तो सबसे कम वीड इंडेक्स तुम्हारा सेकंड ट्रीटमेंट का आ रहा है, ओके. सो दिस वन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये वाला कंडीशन जहां पर हैंड फ्री है, ये तुम्हारा कंट्रोल है एक तरह से, दिस इज योर कंट्रोल, ओके. तुम इसके साथ कंपेयर कर रहे हो. हैंड वीडिंग इज द बेस्ट जहां पर बिल्कुल भी वीड नहीं है. अदर देन दैट 3 पेस्टिसाइड्स तुम्हारे पास, 3 हर्बिसाइड्स हैं, इन तीनों में बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? जिसका वीड इंडेक्स सबसे कम होगा वही बेस्ट ट्रीटमेंट है. दैट इज द इन्फ्रेंस, ओके. सो एक बार चेक करना ये वाला, शायद मैंने जल्दी जल्दी में मोबाइल में कैलकुलेट किया था तो गलत डेटा फीड कर दिया होगा. सो जस्ट चेक इट. तो फॉर्मूला यही है, यील्ड फ्रॉम वीड फ्री कंडीशन 5,500 माइनस 5,200 डिवाइड बाय 5,500 इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. ऐसे सबका कैलकुलेट करो, तुमको आ जाएगा जिसका सबसे कम है वही बेस्ट ट्रीटमेंट है तुम्हारा, ठीक है. सो 2019 का क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी शॉक दे सकते हैं, नॉर्मली ये नहीं आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा डीप हो जाएगा. सिलेबस में तो कुछ भी मेंशन किया ही नहीं है, ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट, बिकॉज मैंने ये ऐड किया क्योंकि वीड साइंस का सिलेबस बहुत छोटा सा है, तो 10 मिनट में हो जाएगा. तो आई थॉट कि थोड़ा हेल्प कर देता है अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैठ के काम करना पड़ा मुझे लास्ट 20 ईयर्स का, ओके. सो दीज डिफरेंसेस आर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, बोथ फ्रॉम यूपीएससी एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और यूपीएससी में 20 ईयर्स बोल दिया मैंने, लेकिन 2000 से शुरू करके फ्रॉम 2000 जितने भी डिफरेंसेस आए वो मैंने किए. शायद मेरे से 1-2 छूटे होंगे, क्योंकि मुझे फॉरेस्ट सर्विस का 1-2 क्वेश्चन पेपर मुझे मिला नहीं. आई मीन जस्ट पार्ट 1 या पार्ट 2 एक छूटा है, दोनों नहीं छूटे, ओके. पार्ट 1 या पार्ट 2 1-2 मुझे मिले नहीं. सो जितने भी हैं बाकी का, यूपीएससी का तो सारे कवर्ड है, फॉरेस्ट सर्विस का पार्ट 1 या पार्ट 2 1-2 मिस हो गया मेरे से. सो उस साल आए होंगे कि नहीं आए होंगे ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है. सो मैक्सिमम जितने भी हैं लास्ट 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2000 मैंने सब्जेक्ट वाइज डिफरेंसेस सारा मैंने सोचा कि आपको दे दूं, ताकि आप घर में बैठ के बना लो. अदरवाइज बैठ के वो सब लिस्ट करना मुश्किल है, ओके. और थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो स्टार्टिंग विथ सॉइल साइंस, आई विल नॉट टेल यू द आंसर्स, मैं इन सब के बताऊंगा जो टाइम मिलेगा नहीं है. तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या है हमारी वीडियो का, कि आपको जस्ट थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें हम लोग,
ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, क्या है, राइट। एक दो टिप्स देना चाहता हूं मैं, क्योंकि आई एम द पर्सन हु करेक्ट्स द क्वेश्चन पेपर्स। जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं तो मैं ही करेक्शन करता हूँ। ड्यूरिंग द करेक्शन मैंने बहुत बार पिछले बहुत सालों से करेक्शन जब मैं कर रहा था, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, ओके, कि डिफरेंसेस में ना बहुत लोग थोड़े जनरल मिस्टेक्स करते हैं। क्या है, दो मैं आपको की पॉइंट्स बताना चाहता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में और ज्यादा डिफरेंसेस होते नहीं है उनमें, मैक्सिमम 3-4 मिलेंगे तुमको, पर 10 मार्क का दिया है डिफरेंस। तो सर बोलते हैं स्टूडेंट, सर 10 मार्क्स का दिया है लेकिन 3 या 4 ही मिल रहे हैं सर डिफरेंसेस, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, क्या करें? कोई बात नहीं, 4 डिफरेंसेस हैं, सही लिख रहे हो, यू विल गेट 8 मार्क्स, मिनिमम 8 मार्क्स मिलेगा तुमको अगर तुमने सही लिखा है तो, काटेगा नहीं। 4 पॉइंट इस तरफ 4 पॉइंट इस तरफ, 4 ही डिफरेंसेस मिले, 3 ही डिफरेंसेस मिले तो उसको टेंशन मत लो। वो 3 डिफरेंसेस तुमने करेक्ट लिखा है तो तुमको मार्क्स मिलेगा। ओके, कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जहां पर तुमको 7-8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जहां पर ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं वहां पर एक जनरल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग में ही ना अनइंपॉर्टेंट वो उनको जैसे जैसे पॉइंट याद आ, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में तो तुमको 3 घंटे में ही लिखना है, क्योंकि वो 3 घंटे में याद नहीं आते, और जो जो पॉइंट्स उनको याद आते रहते हैं जल्दी जल्दी में वो पॉइंट्स लिख देते रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, जो डिफरेंसेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंसेस सबसे ऊपर होने चाहिए, वरना करेक्शन करने वाला सोचता है क्या लिखा है यार इसने। ओके, सो जो जैसे डेफिनेशंस में डिफरेंस होते हैं, ओके, सो जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं, शुरू के 4 पॉइंट्स वही होने चाहिए, नीचे वाला फिर थोड़ा आगे पीछे हो, डिफरेंस ज्यादा ना, उसमें प्रोमिनेंट डिफरेंस है तब भी चलेगा, लेकिन जो शुरू के 4 पॉइंट है ना वो एकदम सॉलिड डिफरेंसेस होने चाहिए। अदरवाइज लगता है कि ये बस फेंक रहा है, इसको ठीक से पता नहीं है डिफरेंसेस। ओके, कई बार होता है कि डिफरेंस लिखने से पहले, जैसे तुमको हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी के बारे में बताया, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन, तो अगर तुम लिख सकते हो कि कॉन्सेप्ट है क्या, पहले ऊपर 2 लाइंस में बता दो कि हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद तुम डिफरेंसेस में जाओ, दैट कैन फेच यू मोर मार्क्स। वो इंप्रेशन क्रिएट करता है कि इस बंदे को पता है क्या लिख रहे हैं। ओके, सो अनइंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू में मत लिखो यार, ये इरिटेशन देता है करेक्शन करने वालों को भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर, नीचे फिर आगे तुमको ज्यादा पॉइंट लिखना है, टाइम है, तो फिर जो अनइंपॉर्टेंट है वो नीचे डालो। ओके, अगर तुमको 3 डिफरेंसेस पता है या 4 ही पता है, सर 10 मार्क का पूछा या 12 मार्क्स का पूछ लिया, कोई बात नहीं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो 12.5 12.5 12.5 12.5 के 4 पूछ सकते हैं 5th वाले क्वेश्चन में। तो अगर तुमको किसी पर्टिकुलर डिफरेंसेस के 4 ही पॉइंट्स पता है तो 4 इस तरफ 4 उस तरफ सॉलिड पॉइंट्स लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, अगर 12 मार्क्स का मिला है तो 8-9 मार्क्स दे देगा वो आराम से आपको, अगर आपके पॉइंट सही है तो। अगेन सही होने चाहिए, राइट। सो ये मुझको लगा, क्योंकि करेक्शन कर रहा हूं मैं बहुत सालों से, तो स्टूडेंट्स बहुत बार ना उल्टे सीधे पॉइंट्स लिख देते हैं, और 2 ही पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है, बल्कि आते हैं सर इसका तो कुछ ज्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं। कोई बात नहीं, 3 है तो 3 लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे डिफरेंसेस ज्यादा होते नहीं है, फिर भी दे देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस दे देते हैं, बल्कि तुमको 3-4 पॉइंट से मिलेंगे नहीं ज्यादा डिफरेंसेस। कोई बात नहीं, लिखो, 4 आते हैं 4 लिखो, 3 आते हैं 3 करेक्टली लिखो, यू विल गेट एटलीस्ट 60 to 70% मार्क्स अगर तुमने सही लिखा है तो। देन स्टार्टिंग विथ सॉइल साइंस, क्या क्या क्वेश्चन आया गया पहले, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, इसमें बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे तुमको, आराम से 5-6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स एंड स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। एक है ट्रू कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स है, दूसरा वाला एक्चुअली माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो डिफरेंसेस बना लो। सॉइल पीएच एंड रेडॉक्स पोटेंशियल, तो डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स में क्या डिफरेंसेस है, वो सारे यहां पे लिख सकते हो आप। सॉइल परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, वेदरिंग, विदरिंग, सोडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, यहां भी मिल जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स। फर्टिलाइजेशन यूज एफिशिएंसी, फर्टिलाइजेशन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, यहां भी बहुत पॉइंट्स हैं, राइट। देन लाइम रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सॉइल वाटर वाले पार्ट में,
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, डिफरेंसेस, चीलेट्स एंड बोरॉन कैरियर्स के बीच में डिफरेंस, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। ओके, इसमें भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सॉलिड पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स जो एकदम तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 पॉइंट्स, वो लिखना है तुमको बस। शीट एरोजन, रिल एरोजन, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक्टिव फैक्टर्स में और पैसिव फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, ग्रीन मैन्यूरिंग और बायो फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस पूछा है। ओके, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे यहां पर भी आपको। ओके, फील्ड कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल मैटर के बीच में सॉइल कॉम्पोजिशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में डिफरेंसेस, तो फॉरेस्ट सर्विस में और सिविल सर्विस में दोनों कंबाइंडली फ्रॉम 2000 ये डिफरेंसेस पूछे गए। तो जाओ, बहुत सारे की क्या होगा ना, टाइप करोगे इंटरनेट में, इमेजेस में जाओगे तो बहुत सारे तुमको स्लाइड्स से इमेजेस में डिफरेंसेस मिल जाएंगे बहुत सारों के, या फिर कोरा वोरा में किसी ने आंसर किया होगा। आपको 2 दिन बैठो, सारे डिफरेंसेस आप बना लो बैठ के, क्योंकि 5th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन, 5th, 8th और फर्स्ट, इन तीनों में फर्स्ट और 5th में आएगा तो फंस जाओगे बुरी तरह से अगर तुमने बनाया नहीं तो। So, होता क्या है ना, बहुत बार एग्जाम में तुमको एक फंडामेंटल डिफरेंस पता होता है, लेकिन एक पॉइंट से नहीं चलेगा ना, तो इनके नोट्स बना के रख लो, बैठो 2 दिन मेहनत करो और बना लो इन सबके, ये वेस्ट नहीं जाएंगे। और जब भी तुम सॉइल साइंस का जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे हो, सॉइल साइंस का सिलेबस पूरा रिवाइज कर लो, देन डिफरेंसेस पूरे रिवाइज कर लो, बना के रख लोगे तो रिवीजन करना इजी होगा। सेकंड, एग्रोनॉमी में आ जाओ। ओके, वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इंटरक्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, केमिगेशन, फर्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। यहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट फंडामेंटल जो तुम्हारे 2-3 पॉइंट्स हैं मेन, वो तुमको लिखना है। देन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। सो यहां पर जो आ रहे हैं ना, ये वाले जो है इंटरक्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इनमें क्या है ना, मेन डिफरेंस जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। जैसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस है, वो लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग से मतलब है अभी जो हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो, फॉडर एंड फोरेज क्रॉप्स, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्मिंग सिस्टम, मिक्स्ड फार्मिंग। यहां पर भी एक और कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे जो तुम्हारा मेन है, दोनों में क्या है, मल्टीपल एंटरप्राइजेस हैं, बट मेन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है, ये सब्सिस्टेंस का है। यहाँ मेन गोल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सब्सिस्टेंस, यहाँ मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस है वो तुमको बताना पड़ेगा। फर्टिगेशन, हर्बिगेशन, ओके, यही है, पर यहां पर केमिगेशन बोला है, यानी हर्बिसाइड्स पर्टिकुलरली नहीं बोला, यहां पर केमिकल्स, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर, यहां पर पर्टिकुलरली हर्बिसाइड्स अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर। देन रेन फेड एग्रीकल्चर एंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इनमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली सिमिलर है। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक सिमिलर कॉन्सेप्ट है पहले जो बताया था। सॉइल कंजर्वेशन एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या डिफरेंस है। वाटर यूज एफिशिएंसी एंड इरिगेशन एफिशिएंसी 2 बार पूछा है एग्जाम में पहले। कंजम्पटिव यूज एंड कंजेक्टिव यूज ऑफ वाटर, मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज में क्या डिफरेंस है। इनमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, लेकिन जो 3 पॉइंट स्ट्रांग है वो तुमको बताना पड़ेगा। जैसे हर्बिसाइड का यूज ज्यादा होता है जीरो टिलेज में। ओके, तुम्हारा जो सॉइल डिस्टर्बेंस है यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही कम होता है, यहाँ पर अप टू सर्टेन लेवल यू कैन डू इट फॉर बेड प्रिपरेशन एंड ऑल। देन मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड, सिनर्जिस्टिक एंड लेग्यूम इफेक्ट इन क्रॉप, बायो ड्रेनेज, हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज। तो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज कुछ नहीं है, नॉर्मल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली होगा ड्रेनेज, वर्टिकली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन बोलते हैं। वर्टिकली अगर हो रहा है तो तुम्हारा ड्रेनेज करने की जरूरत ही नहीं है। सॉइल इज तुम्हारे सॉइल में इनफ पोर स्पेस है, तभी वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव नहीं करता है तभी ड्रेनेज फैसिलिटी की जरूरत होती है। ओके, वाटर लॉक्ड सॉइल उन्हीं को बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज इज नथिंग बट नॉर्मल ड्रेनेज। क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये तुम्हारे एग्रोनॉमी के डिफरेंसेस हैं।
देन एक्सटेंशन में आओगे तो फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, या फिर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन पूछेगा तो भी यही लिखना है। एक्सटेंशन एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन का ही एक एग्जांपल है। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन 2 बार पूछा है। ग्रुप डिस्कशन, बस सेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कन्वेंशनल मेथड ऑफ सर्वे और पार्टिसिपेटरी रूल अप्राइजल वाले सर्वे में क्या डिफरेंस है, केवीके एंड आत्मा में क्या डिफरेंस है, केवीके एंड एटिक में क्या डिफरेंस है। ओके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस है। ओके, वीड साइंस में जाकर तो नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स, यही चीज है, टेक्नोलॉजी चेंज किया, दोनों सेम ही है। रिलेटिव वीड्स, ऑब्नॉक्शियस वीड्स। एग्रोइकोलॉजी में आ गए तो हेलोफाइट एंड हाइड्रोफाइट, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर का नहीं है, जनरल इकोलॉजी में। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों एग्रोइकोलॉजी से है। इकोनॉमिक्स में आओगे तो पार्शियल बजटिंग एंड कंप्लीट बजटिंग 2 बार आया एग्जाम में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स। ओके, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो का डिफरेंस पूछा है, बेनिफिट एंड कॉस्ट रेशियो में। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में भी डिफरेंस पहले एग्जाम में आया है। देन पेपर 2 में अगर आओगे तो प्लांट ब्रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनब्रेड एंड हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। ओके, इंटरस्पेसिफिक इंटरजेनरिक हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है, इंटरस्पेसिफिक में और इंटरजेनरिक में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में डिफरेंस पूछा है, बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे तुमको इनमें लिखने के लिए। ओके, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। डाइक्लिनी, डाइकोगमी, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में पार्ट्स आते हैं। तो डाइक्लिनी मतलब दोनों फ्लावर्स दोनों अलग अलग प्लांट्स पे हैं, यहाँ पर फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पे हैं। ओके, पेडिग्री एंड बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग। मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन में डिफरेंस। ब्रॉड एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, कभी कभी एग्जाम में ना इसमें हेरिटेबिलिटी जनरली छोड़ देते हैं लोग, लेकिन हेरिटेबिलिटी के ऊपर आता है और पूछता है कौन सा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। हेटेरोसिस एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग में डिफरेंस पूछा है। इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स। ओके, जेनेटिक्स में सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, तो 3 से डिफरेंसेस से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुमको इनमें। सेक्स लिंक्ड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स में क्या डिफरेंस है। सेक्स लिंक्ड एंड सेक्स लिमिटेड जीन्स में क्या डिफरेंस है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस है, टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस पूछ रहा है। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, अगेन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस। फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है। बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस पूछा है 2 बार। यूप्लॉइड, एनुप्लॉइड, ओके, प्लियोट्रॉफी और लिंकेज में पूछा है। ये वाले में डिफरेंसेस तुमको मिल जाएंगे इनफ। ओके, 4-5 तो आराम से। तो क्रॉसिंग ओवर वो वाले पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। लिंकेज को लिंकेज है कि नहीं है कैसे मालूम चलता है। ओके, देन डीएनए और आरएनए के बीच में इसमें बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे। हेटेरोक्रोमैटिन, न्यूक्रोमैटिन, ये डायरेक्टली तुमको फुंदन सिंह में मिल जाएंगे तुमको डायरेक्टली डिफरेंस, या फिर इंटरनेट में बहुत सारे लोगों ने इमेजेस में जाओ, डिफरेंस मार के इमेजेस में जाओ। इमेजेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्लाइड में प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं दिया होगा, बहुत सारों के तुमको वहीं भी मिल जाएंगे इमेजेस में ही। एटलीस्ट जितने भी डिफरेंस मैं दिखा रहा हूँ कम से कम 60% का तो तुमको डायरेक्टली मिल ही जाएगा इमेजेस में ही। बाकी कोरा इधर उधर किसी ने आंसर किया होगा तो वहां से नोट्स बना लो, इनके बना के रख लोगे ना, बहुत एडवांटेज होगा। अगर क्वेश्चन आ गया डिफरेंसेस में तो 50 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। और मैक्सिमम नए डिफरेंसेस कहां से लाएंगे, जो भी है पिछले 20 साल में पूछ लिए उन्होंने। ओके, यहीं से आएगा तो क्वेश्चन। सो एपिस्टासिस एंड डोमिनेंस, इसके बीच में डिफरेंस पूछा है। फिजियोलॉजी में आओगे तो फोटोपीरियोडिज्म एंड थर्मोपीरियोडिज्म में क्या डिफरेंस पूछा है। C3 C4 प्लांट्स में ऑक्सिन्स एंड गिबरनेस में डिफरेंस क्या है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछा है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के में डिफरेंस। ऑक्सिन्स में ही IAA और IBA के बीच में पूछा है। यहां पर तुमको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि ये जनरली बुक्स में मिलेगा नहीं तुमको। तो तुम्हारा जो केमिकल है, कलर कैसा है इसका, ओके, क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस नेचर है, इनके फंक्शंस क्या क्या है, पर्टिकुलरली कौन सा हार्मोन किस चीज में ज्यादा यूज होता है, ऐसे करके 4-5 पॉइंट बना सकते हो तुम। ओके, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन में डिफरेंस पूछा है। ग्रोथ रेगुलेटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में डिफरेंस, एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे तुमको यहाँ पर। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस पूछा है।
एंजाइम्स एंड प्लांट पिगमेंट्स में डिफरेंस पूछा है। मैक्सिमम तुमको इंटरनेट में मिल जाएगा, जाके मारो और इमेजेस में जाओ, किसी ने बनाया होगा पहले, आपको मिल जाएगा। देन प्लांट प्रोडक्शन मैंने एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को जोड़ दिया है, ठीक है। आई हैव मिक्स्ड बोथ ऑफ देम। सो कैच क्रॉप ट्रैप क्रॉप में डिफरेंस पूछा है। ट्राइकोग्रामा एंड ट्राइकोडर्मा, एक इंसेक्ट है दूसरा फंगस है, इंसेक्ट पैरास्टोइड एक, ओके। तो यहां पर भी तुम 4-5 इजीली बना सकते हो पॉइंट्स। ट्रैप क्रॉप और डिकॉय क्रॉप में डिफरेंस पूछा है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस में डिफरेंस पूछा है। ये तुमको नॉर्मल डिफरेंस नहीं, या फिर बोलता है कभी कभी एक्सप्लेन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, ऐसे भी पूछ सकता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। डिसइंफेक्शन एंड डिसइंफेस्टेशन में डिफरेंस पूछा है। डिजीज टॉलरेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस में डिफरेंस पूछा है। पैथोटॉक्सिन वीवोटॉक्सिन, नेमेटिसाइड एंड रोडेंटिसाइड में डिफरेंस पूछा है, ओके। यहां तुमको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे और किस चीज को मानने के लिए 3-4 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेंगे यहां पर तुमको। पैरासाइट एंड प्रेडेटर में डिफरेंस पूछा है। बटरफ्लाई एंड मॉथ। ना अब ये जो है ना ऐसे डिफरेंसेस, ये तुमको थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज होगा तभी आएगा। अब बटरफ्लाई और मॉथ में डिफरेंस ना, जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं है, जिसने इंसेक्ट्स कलेक्शन नहीं किया, एग्रीकल्चर वाला तो इंसेक्ट कलेक्शन का होता है, इंसेक्ट कलेक्शन का लाइफ साइकिल पूरा हमको बनाना पड़ता है। जिन्होंने वो किया है ना, वो देखने से उनको पता है डिफरेंसेस। अदरवाइज कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है तो, अदरवाइज जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं है क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये तुमको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जूलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अप्लाइड साइंस है। तो बटरफ्लाई और मॉथ का ना जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस पूछा है। एक दिन में निकलता है, एक रात में निकलता है, एक का बॉडी थिक होता है, एक का बॉडी स्लेंडर होता है, बटरफ्लाई का स्लेंडर होता है, एक के स्केल्स ज्यादा कलरफुल होते हैं, एक के थोड़े डल होते हैं कलर्स। तो वो वाले पॉइंट्स हैं, ये तुमको बना लो ढूंढ के, सिर्फ बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये तुमको इंटरनेट से मिल जाएगा। इम्यूनिटी और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पूछा है। हाइबरनेशन एंड डायापॉज, ओके। एक्यारिसाइड एंड नेमेटिसाइड, तो ये माइट्स को मारने के लिए, वो नेमेटोड्स को मारने के लिए, विद एग्जांपल्स। देन फ्रूट फ्लाई व्हाइट फ्लाई में डिफरेंस पूछा है, ओके। तो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, एक तुम्हारा पेस्ट है, दूसरा तुम्हारा फ्रूट्स के ऊपर आता है। अब फ्रूट फ्लाई बोला है तो बहुत सारे अलग टाइप के फ्रूट फ्लाइज हैं, एक नॉर्मल तुम्हारा ड्रोसोफिला है और दूसरे पेस्ट वाले फ्रूट फ्लाइज हैं। देयर आर मैंगो में है, ओके, जहां पर तुम्हारा मैगट डैमेज करता है। देन ग्रीन ईयर व्हाइट ईयर डिजीज में डिफरेंस है। माइकोपैरासाइटिज्म एंड माइकोफैगी में डिफरेंस पूछा है। राइजोबियल इनोकुलेंट एंड माइक्रोबियल टॉक्सिकेंट। फंगल एंड बैक्टीरियल विल्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फंगल विल्ट में और बैक्टीरियल विल्ट में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स के डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। मिल्ड्यू एंड ब्लाइट्स में क्या डिफरेंसेस है सिम्टम्स में, और एग्जांपल्स, स्पेसिफिक डिजीज के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। इनोकुलेटिव एंड ऑगमेंटिव रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज में क्या डिफरेंस है, इनोकुलेटिव मेथड में क्या है और ऑगमेंटेटिव मेथड क्या होता है, फंडामेंटल डिफरेंसेस तुमको देना पड़ेगा। देन सीड साइंस में अगर आओगे तो सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड, क्लासेस में ही तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये सारे सीड क्लासेस से ही आए हैं। सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड सीड में क्या डिफरेंस है, सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड में क्या डिफरेंस है, सीड डोरमेंसी, सीड वायबिलिटी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रो एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस 2 बार आया है। जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी के बारे में 2 बार आया है। आइसोलेशन एंड रोगिंग इन सीड प्लॉट्स, तो सीड प्रोडक्शन के टाइम पे आइसोलेशन, ये सेपरेटली अलग 10 मार्क का पूछ सकता है, एंड रोगिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी 10 मार्क का पूछ सकता है। पहले पूछा है एग्जाम में सेपरेटली 10-10 मार्क्स का दोनों का, अब डिफरेंस पूछ लिया डिफरेंस के फॉर्म में। कमिंग टू हॉर्टिकल्चर, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन में क्या डिफरेंसेस है। जैसे मुगल गार्डन इसका एग्जांपल है, इसका जापानीज गार्डन एग्जांपल है, और बाकी है सिमेट्री होता है नहीं होता है। ओलरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये तो वेजिटेबल्स के बारे में, ये तुम्हारा फ्रूट्स के बारे में। देन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंसेस है। सो लगभग 125 समथिंग डिफरेंसेस हैं। हो सकता है मेरे से 1-2 डिफरेंसेस छूट गए हों, क्योंकि मुझे 1-2 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कुछ मिला नहीं, 1-2 का फॉरेस्ट सर्विस का, सो उनमें हो सकता है कि कुछ नया हो, 1-2 ही मिस हुए होंगे, मैक्सिमम इन्हीं में कवर हो जाएगा तुम्हारा, ओके। इसके बाहर आना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो ये जो 125 डिफरेंसेस हैं, सब्जेक्ट वाइज बैठो, 2 दिन बैठो, 2-3 दिन लगेगा तुमको, बट बना के रख लो पूरा वो, ये सबके बारे में कम से कम, जो जहां जहां तुमको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं बना लो, कम से कम 3 भी मिल रहे हैं पॉइंट्स तो बना के रख लो, क्योंकि 3 पॉइंट्स भी अगर तुम करेक्ट लिख रहे हो तो यू कैन एटलीस्ट गेट 60% मार्क्स। 10 में से 6 दे दूंगा और मैं करेक्शन कर रहा हूं, तो अगर तुमने सही पॉइंट्स लिखे हैं तो कोई भी एग्जामिनर हो, ही विल गिव यू 60% मार्क्स। 3 भी लिखा है तुमने डिफरेंसेस, सही लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस सही है,
देन ही विल गिव यू इनफ मार्क्स। और जहां जहां तुम डिफरेंसेस से पहले, जैसे हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी के बारे में बताया था, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, कहीं पर भी अगर तुम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो ना 2 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं, 2 लाइन में या 3 लाइन में मैक्सिमम, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो बता के उसके बाद डिफरेंस लिखते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू में लिखते हैं, और 3 पॉइंट भी मिलते हैं कोई बात नहीं, घबराना मत, तुमको मार्क्स मिलेगा अगर तुमने सही लिखा है तो, चाहे वो 10 मार्क का हो क्यों ना हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू वेरी मच।